प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानीय श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से आज की व्याख्यान चर्चा में नमन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान मंथन में, आज के व्याख्यान चर्चा में स्नातकोत्तर पूर्वार्ध रसायन शास्त्र के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। आज का विषय फिर से आप सभी के सम्मुख उपस्थित होकर के दोहरा देना चाहता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। उक्त विषय स्नातकोत्तर पूर्वार्ध रसायन शास्त्र से लिया गया है, सेमेस्टर प्रथम से चुना गया है। इकाई तृतीय से रासायनिक गतिकी के रूप में, प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय के रूप में चुना गया है। आज का जो व्याख्यान है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने वाले, निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। उक्त विषय दो प्रमुख उपशीर्षकों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला वाला जो भाग है रासायनिक गतिकी का मूलभूत सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, उक्त विषय में सबसे पहले ये आवश्यक हो जाता है रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए इसमें महत्वपूर्ण पद प्रमुख अभिग्रहित प्रयुक्त परिभाषा है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया वेग की विमा और मात्रा क्या होती है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले, अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, अभिक्रिया जो वेग है उसको प्रदर्शित करने के कितने तरह के जो सूत्र पद्धतियां प्रचलित है। इसके साथ साथ जो है रासायनिक अभिक्रिया वेग कितने प्रकार के होते हैं। पूर्व के उक्त विषय से जुड़े हुए प्रमुख अभिग्रहितों को मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जिसमें हमने विगत रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए उस वीडियो में, जिसमें हमने रासायनिक गतिकी में अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, उनको संक्षिप्त में आज के व्याख्यान को अग्रसित करने से पूर्व मैं फिर से उन सभी को दोहरा देना चाहता हूं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले 6 कारक सम्मिलित थे। पहला वाला जिसमें तापमान था, दूसरा वाला जिसमें दाब था, तीसरा वाला सांद्रता था। इसके अलावा जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वालों में अभिक्रिया की प्रकृति थी। इसके साथ साथ जो है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कैसा होता है, सतह के क्षेत्रफल पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इन विभिन्न क्रिया कारकों की उपस्थिति में हमने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को सुपरिभाषित किया था। वैसे तो ये समस्त रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं अपने आप में एक अहम उपयोगिता दर्शाते हैं। उक्त सभी में तापमान की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता थी, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे उसमें कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान को 3 प्रावस्थाओं के आधार पर, 3 प्रमुख बिंदुओं के आधार पर, तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को सुपरिभाषित किया जाता है। जिसमें पहला वाला जो था, जो स्वतंत्रता की कोटि से एवं स्वतंत्रता की कोटि में अभिक्रिया की गतिज ऊर्जा से संबंधित था। स्वतंत्र किसी भी तंत्र को जो ऊष्मा प्रदान की जाती है अथवा तापमान में जो वृद्धि प्रक्षिप्त की जाती है, तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता की कोटि, स्थानांतर की कोटि, घूर्णन की कोटि, कंपन की कोटियां उत्पन्न होती हैं। ये तमाम विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता की कोटियां आपस में जो है गतिज ऊर्जा को जन्म देती है और वेग बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ता है। इसके अलावा द्वितीय जो अभिग्रहित था, तापमान से जुड़ा हुआ था, ताप गुणांक को परिभाषित करता है। KT+10 और KT 2 अलग अलग तापमानों पर वेग स्थिरांक का जो अनुपात था वो ताप गुणांक के मान को दर्शाता है। ताप गुणांकों के आधार पर भी प्रिय विद्यार्थी जो है ये प्रक्षित किया गया, ताप का मान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो दुगुना हो जाता है। इसके अलावा जो है एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आरएनएस के नाम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण समीकरण थी K बराबर E/E/RT, जिसके आधार पर भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उसमें उपस्थित वेग स्थिरांक K के आधार पर सुपरिभाषित किया जा सकता है। इन तमाम विभिन्न प्रकार के कारकों के परिभाषित करने के पश्चात अब बारी आती है एक अहम खास महत्वपूर्ण भूमिका पद है अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यकता, जिसका रासायनिक गतिकी में रासायनिक अभिक्रियाओं के वेगों को प्रभावित
करने वाले में रासायनिक गतिकी के प्रोग्रेस में, उन्नति में अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यकता का विशेष योगदान होता है। जब टक्करों के सिद्धांत में, संक्रमणावस्था सिद्धांत में और त्रिविम विन्यासी बाधा में जब हम वहाँ पर अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यकता के बारे में हम वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से जब उक्त राशियों का जब हम प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यकता क्या होती है और इनके मानों को किस प्रकार से परिकलित किया जा सकता है, किस प्रकार से में रासायनिक अभिक्रियाओं में इनकी किस प्रकार से उपयोगिता होती है। तो मैंने श्याम पट्टे पे लिखा है अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यकता। प्रिय विद्यार्थियों, अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यकता को समझने के लिए व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे पास में दो महत्वपूर्ण जो राशियां हैं, पद है अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यकता। प्राय विद्यार्थियों में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, अभिक्रिया की कोटि के बारे में और अनुसंख्यकता के बारे में पूछा जाता है। ऐसी स्थिति में प्राय विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि इस रासायनिक क्रिया की कोटि क्या है, इस उक्त रासायनिक अभिक्रिया की अनुसंख्यकता क्या होती है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यकता को सुपरिभाषित करने के लिए एक सामान्य दृष्टांत, एक उदाहरण आप सभी के सम्मुख व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यकता को समझने में हमें मदद हासिल करेगी, मदद साबित होगी, हमें मदद करेगी, सहयोग करेगी। माना कि कोई भी जो है आप देखेंगे कोई भी कक्षा है, उस कक्षा में माना कि स्नातकोत्तर पूर्वाध रसायन शास्त्र कक्षा है, उस कक्षा में आप देखेंगे माना कि 20 विद्यार्थी जो आवंटित है, 20 विद्यार्थियों से निर्मित एक MSc रसायन शास्त्र की एक कक्षा है। उस 20 में से आप देखेंगे जो कोई भी प्रोफेसर अपने व्याख्यान चर्चा कर रहे होते हैं, व्याख्यान तैयार कर रहे होते हैं, व्याख्यान पढ़ा रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में 20 विद्यार्थियों से निर्मित जो स्नातकोत्तर पूर्वाध के रसायन शास्त्र की समस्त प्रथम में जो है प्रवेशित हैं, 20 विद्यार्थियों में को जब किसी भी विषय पर जो प्रोफेसर जो हैं, जो उस पर किसी भी टॉपिक पर जो किसी भी विषय पर जो व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे होते हैं, 20 विद्यार्थियों से निर्मित एक सेक्शन होता है, एक कक्षा होती है। उस 20 में से 15 विद्यार्थी जो है वो सक्रिय है और ऐसे विद्यार्थी जो है मंत्र मुग्ध होकर के, ऐसे विद्यार्थी सक्रिय रूप से होकर के जागरूक तरीके से, अनुशासित तरीके से जो है 15 विद्यार्थी 20 में से जो है उन व्याख्यानों को सुनते हैं, प्रेक्षित करते हैं। उनके पास में जो है विशेष सामग्री से जुड़े हुए, लेखन सामग्री से जुड़े हुए तमाम पेन, रजिस्टर, कॉपी इत्यादि सामग्री होती है। अब उन 15 विद्यार्थी जो मंत्र मुग्ध होकर के अनुशासित तरीके से जो है उन व्याख्यानों को सुनते हैं, सक्रिय भाव से, सजीव भाव से, जागरूक तरीके से। तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों, 20 विद्यार्थी जो स्नातकोत्तर पूर्वाध में 20 विद्यार्थियों से जो निर्मित सेक्शन है, बना हुआ सेक्शन है, तो 15 विद्यार्थी की जो संख्या होगी वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। इस प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं जो सक्रिय है, जो सजीव है, जो समर्पित है, जो मेहनती है, उन तमाम विद्यार्थियों की जो संख्या जो होती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब बारी आती है बचे 5 विद्यार्थी, उनके पास में जो है भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से जो है कक्ष में उपस्थित होते हैं और मस्तिष्क जो है कक्षा कक्ष से बाहर जो है उनका जो है विद्यमान होता है। और वो 5 जो विद्यार्थी होते हैं केवल मात्र एक औपचारिक के तौर पर जो है कक्षा कक्ष में उपस्थित होते हैं, व्याख्यानों से, पढ़ाई से, विद्या से, शिक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे 5 विद्यार्थी जो है निष्क्रिय विद्यार्थी कहलाएंगे, उदासीन विद्यार्थी कहलाएंगे। और ऐसी स्थिति में निष्क्रिय 15 विद्यार्थी, सक्रिय 15 विद्यार्थी और निष्क्रिय जो 5 विद्यार्थी होंगे, इन दोनों का जो योग होगा वो अनुसंख्यकता को सुपरिभाषित करता है। फिर से दृष्टांत को समझिए, 15 विद्यार्थी जो सक्रिय हैं, सजीव हैं, अनुशासित तरीके से जो है सक्रिय भाव से जो है व्याख्यानों को प्रेक्षित करते हैं, सुनते हैं। तो 15 विद्यार्थी जो सक्रिय हैं, ऐसे विद्यार्थी जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो है अभिक्रिया की कोटि को दर्शाएंगे। 5 ऐसे विद्यार्थी जो निष्क्रिय हैं और शारीरिक रूप से जो है आप देखेंगे वो कक्षा कक्ष में उपस्थित हैं, मस्तिष्क उनका बाहर विद्यमान होता है। ऐसी स्थिति में निष्क्रिय 5 विद्यार्थी, सक्रिय 15 विद्यार्थियों का जो योग होगा, 15 जो संख्या हमारे पास में जो फिगर आएगा, अंक आएगा, वो जो है अनुसंख्यकता के मान को दर्शाता है। ठीक उसी तरह से
अभिक्रिया की कोटि को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता को समझने के लिए श्याम पट्ट पर जो है मैंने 2 उदाहरण जो है आप सभी के सम्मुख जो है प्रस्तुत किए लिखे हैं। जिसमें पहले वाले जो अभिक्रिया है एस्टरों का जलक बटन है, जिसमें जो है एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बनता है। दूसरे वाले जो अभिक्रिया शर्करा का प्रतिपन्न है C12H22O11 और प्लस H2 मिलकर के ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं में प्रिय विद्यार्थियों एक बात खास हमने देखने को मिलती है। इस अभिक्रिया में हम यहाँ पर देखेंगे H2O की जो अधिक सांद्रता होती है, ये H2O की भारी सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती, सांद्रता को परिवर्तित नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग एथिल एसीटेट की जो न्यून सांद्रता है, कम सांद्रता है, उस पर निर्भर करता है और एथिल एसीटेट की जो सांद्रता होगी वो इकाई होगी। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे अणुसंख्यकता का मान एथिल एसीटेट जो सजीव है और H2O जो है वो निष्क्रिय है, सक्रिय है, और एथिल एसीटेट जो है वो तो सक्रिय अणु है और H2O जो है एक तरह का निष्क्रिय है। इसकी अधिक सांद्रता के कारण तो दोनों को मिलाकर हमारे पास में जो अंक निर्धारित होता है, कुल जो संख्या निर्धारित होती है वो 2 होगी। इस प्रकार से ये उक्त अभिक्रिया जो है द्विअणुक अभिक्रिया को दर्शाती है। लेकिन आप देखेंगे सक्रिय जो अणु है रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को जो परिवर्तित करता है, तब्दील करता है, वह एथिल एसीटेट कहलाता है। इसी तरह से दूसरा वाला जो एक अन्य उदाहरण है, इस उदाहरण में देखेंगे शर्करा का प्रतिपन्न होता है। यहाँ पर भी जो है वही जो क्रियाविधि यहाँ पर लागू होती है। H2O की सांद्रता अधिक है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगा, निष्क्रिय अणु की भूमिका निभाएगा, निष्क्रिय क्रिया कार्य की भूमिका अदा करेगा। और यहाँ पर देखेंगे C12H22O11 जो है यहाँ पर जो है सक्रिय जो है सुक्रोज जो शर्करा है, यहाँ पर जो है ये न्यून मात्रा शर्करा के रासायनिक अभिक्रिया को वेग को सुपरिभाषित करेगा, परिवर्तित करेगा। यहाँ पर भी जो है आप देखेंगे H2O जो है निष्क्रिय होगा और शर्करा जो होगी ये सक्रिय होगा। दोनों की कुल संख्या जो फिगर आती है, अंक आता है, उसको आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में जो है अणुसंख्यकता का मान 2 होगा, लेकिन अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होता है। अब बारी आती है इनको जो है सुपरिभाषित करने की। अभिक्रिया की कोटि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न होने वाले उसमें उपस्थित तमाम उन क्रियाकारी अणुओं, परमाणु, स्पीशीज की संख्या, कुल संख्या जिनकी संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को सुपरिभाषित करती है, वो ऐसी कुल संख्या जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं, परमाणुओं की आयनिक स्पीशीज की जो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फिर से मैं इस परिभाषा को दोहरा देना चाहता हूँ कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में उसमें उपस्थित ऐसे कुल अणुओं, परमाणु, आणविक स्पीशीज, प्रजातियों की संख्या जिनकी कुल संख्या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, ऐसी कुल संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि जो है प्रथम प्रकार की हो सकती है, द्वितीय प्रकार की हो सकती है, तृतीय प्रकार की हो सकती है, शून्य प्रकार की कोटि का अस्तित्व भी हो सकता है। अब बारी आती है अणुसंख्यकता की। अणुसंख्यकता का जो हम इस तरह से परिभाषित करेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित उन समस्त सक्रिय, निष्क्रिय अणुओं अथवा क्रियाकार के अणुओं, परमाणु, आणविक स्पीशीज की कुल संख्या जो उसकी स्थायी ज्योमेट्री को निर्धारित करती है। तो ऐसे अणुओं, परमाणु की संख्या जो स्थायी ज्योमेट्री का मान दर्शाती है, तो ऐसी अभिक्रिया जो है आप देखेंगे ऐसे जो संख्या हमारे पास में आती है वो जो है आप देखेंगे यहाँ पर अणुसंख्यकता कहलाती है। अणुसंख्यकता जो है आप देखेंगे यहाँ पर एक अणुक हो सकती है, द्विअणुक हो सकती है, त्रिअणुक हो सकती है, लेकिन शून्य प्रकार की शून्य अणुसंख्यकता का अस्तित्व रासायनिक गतिकी में अस्तित्व में नहीं होता। फिर से अणुसंख्यकता किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या उपस्थित उन क्रियाकारी अणुओं, परमाणु, आणविक स्पीशीज, प्रजातियों की संख्या को दर्शाता है जिनकी उपस्थिति उस रासायनिक अभिक्रिया में स्थायी ज्योमेट्री का निर्धारण करती है। अब बारी आती है जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई भी अणु ऐसी उपस्थिति में होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी हमें क्या संदेश देती है? प्रिय विद्यार्थियों, यदि इसको हम समझने के लिए माना कि हमारे पास में एथिल एसीटेट का जल की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया संपन्न हो रही है, एसिटिक एसिड जल बनाते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया में H2 का कोई योगदान नहीं होता, यदि हम माना कि इसको विलोपित करते हैं, प्रिय विद्यार्थी इसको जैसे विलोपित करते हैं, हटाते हैं, ऐसी स्थिति में ठीक मेरे तरफ जो है
क्रियाफल और यहाँ पर क्रिया कारकों में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो सामर्थ्य संख्या है वो बाधित हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर H2 यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, फिर भी यहाँ पर H2O को जो है उसको उल्लेख करना, उसको उपस्थिति दर्शाना आवश्यक हो जाता है। अब बारी आती है हमारे पास में कुछ ऐसे दृष्टांत सामान्य अभिक्रिया हैं जिसमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान होते हैं, क्योंकि ये तमाम वे मूलभूत रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए हैं जिसको हम टक्करों के सिद्धांत में, संकर्णावस्था सिद्धांत में, इसके अलावा स्टेरिक बाधा में हम वहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो श्याम पट्ट पर मैंने एक बहुत सरल एकाणु कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है। सबसे पहले हम उन क्रियाकारी पदार्थों की ऐसी अभिक्रियाओं का हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनमें सर्वप्रथम ऐसी जिसमें क्रियाकारी अणुसंख्यकता का मान और अभिक्रिया कोटि का मान समान है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया और एकाणु की अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती है कि जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का भी क्रियाकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की इकाई घात के समानुपाती होता है। एक सामान्य से प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा है और इस किसी भी समानुपाती को हम यहाँ से हटाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमें कोई भी वेग स्थिरांक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर K1 जो है प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक के मान को दर्शाता है और ये हमने समीकरण यहाँ पर लागू की है। ये समीकरण जो है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के आधार पर, जो है गुण-वर्ग-उभागी के नियम के आधार पर हमने उत्पन्न की है। तो एक सामान्य अभिक्रिया है और इस सामान्य अभिक्रिया में अब हमें ये बताना है कि रसायन विज्ञान में ऐसी कौन कौन सी तमाम रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान जो है समान होते हैं। क्योंकि हमारा पहली वाली जो परिस्थिति है वो एकाणु अणुसंख्यक था और यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि से जुड़ी हुई है। तो आप देखेंगे यदि मैं संक्षिप्त में बताऊँ तो ऐसी तमाम रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे सल्फ्यूरिक क्लोराइड का विघटन है, ऑक्जेलिक एसिड का विघटन है, ये तमाम ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान बराबर होते हैं। इनमें रासायनिक अभिक्रिया का वे क्रियाकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। अब बारी आती है हमारे पास में द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं की। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं और द्विअणु की अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रियाएं परिभाषा देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सुपरिभाषित करेंगे इसमें, जिसमें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वे क्रियाकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है और द्वितीय घात के समानुपाती होने के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है क्रियाकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता द्वितीय घात के, और यहाँ पर इसको हटाएंगे तो K2 की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी बहुत से रासायनिक अभिक्रिया हैं जहाँ पर अणुसंख्यकता का मान भी 2 है और अभिक्रिया कोटि का मान भी 2 है। जैसे श्याम पट्ट पर मैंने लिखा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का बनाना, H2 और O2 आपस में क्रिया करके HI का निर्माण करना। और आप देखेंगे ओजोन का जो है ऑक्सीजन आपस में जो ऑक्सीजन में कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन अंत परिवर्तन है। और इसके अलावा जो है एस्ट्रो का सेपोनिफिकेशन साबुनीकरण की अभिक्रिया है। वो तमाम रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान प्रक्षित किए जाते हैं। अब बारी आती है हमारे पास में तृतीय कोटि की अभिक्रिया की, और ऐसी तृतीय कोटि की अभिक्रिया जब स्नातकोत्तर पूर्वाध रसायन शास्त्र की जब बारी आती है, ऐसे में ये जरूरी हो जाता है प्रिय विद्यार्थियों आपको रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए तमाम मूलभूत सिद्धांत, परिभाषाएं, समीकरण आपको जो है इन तमाम वस्तुओं को जो है आप क्या करेंगे तात्कालिक स्मरण करेंगे, याद रखेंगे, ताकि आगे आने वाले टक्करों के सिद्धांत को आसानी से सुपरिभाषित कर सके। इसी तरह तृतीय कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वे क्रियाकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का मैं विशिष्ट अभिक्रिया का आप सभी के सम्मुख विस्तार दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें फेरिक क्लोराइड का जो है स्टेनस क्लोराइड के साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो फेरिक क्लोराइड जो है आप देखेंगे फेरस में कन्वर्ट होगा, स्टेनस जो है स्टेनिक में जो रूपांतरित होगा। ये तमाम वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान प्रक्षित किए जाते हैं। आने वाले समय में एक नई शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक स्पेशल विशिष्ट उदाहरण आप लेकर के आप सभी के बीच में रासायनिक गति के रूप में शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण लेकर के हम आप सभी के सम्मुख आने वाले व्याख्यान में हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही, आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए पुनः आप सभी को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद और आभार।